हमारी सोल दूर अपने परमानेंट घर से, हमारा परमानेंट घर कहाँ है? वो जहाँ पर कोई डेथ नहीं होती, वहाँ से हम दूर हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन हम खाली टूरिस्ट्स नहीं हैं यहाँ पे। आज हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को क्या दें? हायर कॉन्शियसनेस। पता है हायर कॉन्शियसनेस का साइन क्या है? गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया था, किसी वजह से बहुत नाराज था, इतना गुस्सा था कि उनके ऊपर थूक दिया उसने। तो गौतम बुद्ध ने पता है क्या किया? उनका कपड़ा लिया, मुंह पूछा, बोला कुछ और बोलना है आपको, कुछ और बताना हो? तो गुस्से में था, चला गया। फिर कहानी ये है कि कुछ दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया। फिर आया, सॉरी बोला। गौतम बुद्ध ने बोला अच्छा आपको कुछ और बोलना है? तो बड़ा लोग मानते हैं कि ये तो बहुत ही महान आदमी है, रिएक्ट नहीं किया, बट उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस को दिखाया। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस आखिरी वीडियो में, जो सचमुच में आखिरी है, जर्नी ऑफ सोल का, जिसमें हम लोग, जब मुझे ऐसी वीडियोस को, ऐसी किताबों को लास्ट ख़त्म करना पड़ता है, तो मुझे खुशी तो मिलती है कि हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ कंप्लीट कर लिया, लेकिन दुख सा भी होता है कि अब दोबारा ऐसी कोई किताब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ऐसे कि भगवान लोग खुद आकर के धरती पर ऐसी चीज़ें बताते हैं हम लोगों को, क्योंकि अदरवाइज़ तो खाली प्लेन दुख है और डेथ है दुनिया में। हर चीज़ मरती है। ऐसी किताबें आकर के हमको भरोसा दिलाती हैं कि डेथ नहीं है ही नहीं डेथ। सोचिए, जब बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप, बहुत ज़्यादा दुखी, किसी नज़दीक के आदमी की डेथ होने के बाद में, जो आपके एकदम नज़दीक है। मुझे याद है जब सरिता की डेथ हुई थी, उसके कुछ महीने बाद मुझे ज़नुगा मिली थी, और उससे मुझे भरोसा हो गया कि डेथ होता ही नहीं है। और फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला तो ऐसी किताबों से हम लोगों को पक्का भरोसा हो जाता है डेथ नहीं होता। फिर दूसरी बात ये कि अगर हम लोग सोल के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सोल का नेचर हमारी बॉडी के नेचर से अलग है। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वो बॉडी और सोल का मर्जिंग कैसे होता है वो पढ़ा था। और उसमें भी मेरी तो एक पर्सनल क्वेरी है, क्वेश्चन है कि कैसे रमण महर्षि या कृष्णमूर्ति जैसे लोग इस धरती पर एक ऐसी बॉडी को जी पाते हैं जिसमें उनका ब्रेन मेडिटेटिव हो पाता है। हमारा ब्रेन तो ऐसे है जैसे जलती हुई फुलझड़ी, 24 घंटे सोचता रहता है। ज़रा सा भी अपना बहुत नज़दीक का भी ठीक से बात ना करे, उसी से हर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ लिसलिसा सा है हमारा ब्रेन। पता है क्यों लिसलिसा क्यों बोल रहा हूँ? चिपका गोंद जैसा, हर किसी से चाहता रहता है, हर किसी से एक्सपेक्टेशन करता रहता है। ऑफिस में उसको प्रमोशन चाहिए, ज़्यादा सैलरी चाहिए, और बगल वाला कितना काम कर रहा है वो नहीं देखना है। हस्बैंड है या वाइफ है तो मुझे वो अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए। मैं कितना दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, जो मैं दे रहा हूँ ले लो, बाकी तुम मुझे देते रहो। इसी प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि हम बॉडी के पास जी रहे हैं, ना कि सोल के पास। फिर धीमे धीमे क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है कि सोल होता भी है कि नहीं। फिर हम चारवाक की तरह जीते हैं। चारवाक एक फिलोसोफर था, बोलता है बस एंजॉय करो, मज़े करो, मर जाओ, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो लास्ट पार्ट है, इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन अपने कंक्लूजन दे रहे हैं कि उनके हिसाब से ये किताब उन्होंने क्यों लिखी, कैसे लिखी। सबसे पहली चीज़ तो वो कहते हैं कि आप मेरी तारीफ़ मत करिएगा, क्योंकि ये किताब मैंने लिखी नहीं है। ये उन ढेर सारे लोगों ने जो मेरे पास आए अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए, और एक्सीडेंटली बीच में चले गए, 2 जन्मों के बीच में चले गए, ये किताब उनकी वजह से है। तो उनको धन्यवाद करिए। और मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा कृतज्ञता है कि लाइफ ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसको ट्रांसलेट करके वीडियो बना सकूं। बड़ी मम्मी ने इसको उठाया था, किताब को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, 4-5 वीडियोस भी बनाए थे, लेकिन उसके बाद नहीं बन पाया। ये मामला खाली इंग्लिश का भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आता है तो आप बना लें वीडियो। ये जिसको कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्र। जब आप बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं मन से, तब लाइफ आपको चूज़ करती है किसी काम के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एंडेवर हमने कंप्लीट किया है आज। तो लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। ज़नुगा एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ हिम्मत कर पाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप लोगों के साथ कभी नहीं पढ़ा मैंने ज़नुगा एडवांस। मैंने खाली सेलेक्टेड लोगों के साथ शुरुआत में पढ़ा था 2018 में।
उसमें आप देखेंगे कि एक तो है जिनको हम प्रेयर करते हैं, भू भुवः सुवः, सुवः यूनिवर्स में गॉड्स हैं, लेकिन उसके भी ऊपर गॉड्स हैं। क्या मतलब है? मान लीजिए, लेट्स से एग्जांपल के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली यही है। मान लीजिए हम पूजा करते हैं गणेश जी की, हनुमान जी की, हिंदू लोग, ऐसे मुस्लिम या क्रिश्चियन अपने भगवानों की पूजा करते हैं। लेकिन ये लोग धरती पर आते हैं किसी रूप में, क्यों आते हैं? हम लोग इस धरती पर आए हैं, क्यों आए हैं? क्या पर्पज़ है? एक स्ट्रगल के थ्रू, जैसे अभी मुझे लगता है हम सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है मेंटली? आप नहीं, मैं तो आप सभी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? मुझे तो अपना ही लगता है, सबको अपना अपना लगता है। अच्छा, स्ट्रगल का पर्पस क्या है? आखिर हम लोग को लाइफ में स्ट्रगल मिली क्यों है? लर्न करने के लिए, को नेविगेट करके। लर्न करने के लिए, भोग भूमि के लिए नहीं है यहाँ पर हम, ज्ञान के लिए। हाँ, नेविगेट करके सीखने के लिए। वेरी गुड। और जब आप कोई स्ट्रगल, जैसे आजकल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वीडियो कैसे बनाते हैं, जब उसको सीख जाऊँगा तब वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तब मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा। ऐसे ही जब आप लाइफ जीते हैं तब आप लाइफ में एक्सपर्ट बनते हैं, तब आप पहली बार लाइफ का मतलब समझते हैं। उसके पहले तो उसके अंदर खाली आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 लिखता है, बाद में इसके ज़रिए बातें करता है, लोगों को गहरी चीज़ें समझाता है, समझता है। तो ये कह रहे हैं, अगर हमारी सोल प्लैनेट्स पे जाती है, जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, और ये सब की सब एक पेरेंट ओवर सोल की है, मतलब हम सब के एक भगवान है, तो क्या पता हमारे जिनको भगवान बोलते हैं उनके ऊपर भी एक भगवान हो, और शायद वही एक एब्सोल्यूट गॉड हो। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप आज की क्लास में शुरू में ही ले जाएं। जो अल्टीमेट गॉड है ना, वो कंप्लीट है, उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसी में से एक अंश है जो एक एक्सपीरियंस को जीता है, अपने आप को पूरी तरह से भुला देता है कि अल्टीमेट गॉड का मैं पार्ट हूँ, और उसके बाद जब भूल जाता है तब वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, और लास्ट में वो उसी एक्सपीरियंस को जीता है जो अल्टीमेट गॉड का है। समझ में आ गया क्या? ऐसे समझिए, एक आदमी है जो टॉप स्विमर है, मछली की तरह तैरता है, उसने अपने आप को भुला दिया कि मैं तैरना जानता हूँ, और फिर रोज़ बेचारा स्ट्रगल करता है, और सालों के स्ट्रगल के बाद वो तैरना सीख जाता है। एक ईश्वर है जो इस भव सागर को जीता है, आराम से जी पाता है, सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन उसने अपने आप को पूरा भुला दिया और फिर वापस सिखा रहा है। तो वो जो पूरा भुला दिया वो हम हैं, और जो सब कुछ जानता है वो अल्टीमेट गॉड है। ये कह रहे हैं कि अगर आप भूल चुके हैं अपने गॉडपन को, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्टीमेट गॉड भी भूल चुका है, उसको पता है। वो जो हेड ऑफिस है वहाँ पर अभी भी सारे इन्फॉर्मेशन, सारी ज्ञान, सब कुछ अवेलेबल है। हमारे अंदर भी उसका एक पार्ट है जो हमको हेल्प कर रहा है। आज 2025 है, और मुझे याद आ रहा है 2001 में गरिमा पैदा हुई थी ना, 1 में ना, और वैभव पैदा हुए थे 2003 में। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, और ये दोनों इलाहाबाद में थे। हमारी शादी हुई तो थोड़े बड़े हो गए थे, दोनों गोद में खेलते थे। हमारी शादी हुई थी 2008 में। 6 में, 8 में शीश पैदा हुआ, 6 में हमारी शादी हुई। तब भी ये बच्चे थे, एकदम छोटे छोटे बच्चे थे। आज ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि हमको किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये हम डिसाइड करेंगे। मुझे कैसी लाइफ चाहिए कि मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से जूते पहनना चाहता हूँ, सब कुछ मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा। लेकिन ये मेरा थॉट नहीं था आज का, मेरा थॉट और 20 साल बाद का था। 20 साल बाद एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर ये दोनों हमारी उम्र के हो जाएंगे, इनके भी 1-2 बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर होते हैं तो इन लोगों को बड़ी प्यार मोहब्बत होगी इन बच्चों से। कितना प्यार करते हैं हमारे क्यूट क्यूट बच्चे। उनको गोद में खिलाएंगे, उनकी फ़ोटोज़ बनाएंगे, उनकी वीडियोज़ बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, और हम लोग हो जाएंगे बूढ़े। और वो जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, हम उनको अपने पास बुलाएंगे, बोलेंगे प्लीज़ ग्रैंडपा, ग्रैंड मॉम, डोंट इंटरफेयर इनटू आवर लाइव्स। क्योंकि दादा दादी तो वैसे भी
लोगों को पसंद नहीं आते, अनलेस एंड अनटिल वो बिहेवियर ठीक से रखें। They have to behave. नहीं, मैं सीरियसली इस चीज़ के बारे में शाम को सोच रहा था कि 20 साल बाद दुनिया ऐसी बदल जाएगी, हमने भी कहाँ इमेजिन किया था, क्योंकि मैंने ये किताब में पढ़ रहा था कि किस तरह से दुनिया पिछले 20 सालों में बदली है टेक्नोलॉजी में, और मेरा अचानक से दिमाग गया कि घर में कैसा बदल गया। आज हम अपने घर में गांव में जाते हैं तो लगता है यार फटाफट यहाँ से निकले, लेकिन एक टाइम ऐसा था उसी घर में रहते थे, वहीं हम लोग खाना खाते थे, वहीं होली खेलते थे, वहीं दिवाली चलता था, आप भी अपने घर में रहते थे, लेकिन अब हमारे पास अपना घर हो गया है। और ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें नहीं बदलेंगी फ्यूचर में बदलेगा और अनइमेजिनेबल तरीके से बदलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जैसे आज हम लोग के दादा दादी, मतलब मेरे दादी ख़त्म हो चुकी हैं, दादा भी ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे ही मैं और तुम ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। और हाँ, फिर क्या होगा पता है, फिर जैसे हम लोग आज अपने आप को सोचते हैं बहुत मैच्योर हैं, हमारे बच्चे बहुत मैच्योर होंगे, बहुत मैच्योर होंगे। यही कह रहे हैं कि जो परफेक्ट गॉड है वो लेस दैन परफेक्ट गॉड्स को अपनी दुनिया बनाने देते हैं और उसके ज़रिए उनको मैच्योर होने देते हैं। एक गेम चलता है ये। आज मुझे लगता है कि अरे बाप रे बाप, मेरे बच्चे तो बिल्कुल समझदार ही नहीं है, सब कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमसे भी ज़्यादा समझदार होंगे, उतने ही समझदार होंगे जितना हम हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा समझदार हों। रिफ्लेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। पता है हम लोग की लाइफ में हर रोज़ डिवाइन इंटरवेंशन आते हैं। जब हम यहाँ पर हैं, इस घर में हैं, तो ये घर उससे ज़्यादा पीसफुल है जो इलाहाबाद का घर है। इलाहाबाद का घर गांव के घर से ज़्यादा पीसफुल है, दो तरीके से। एक तो पीस ज़्यादा है, दूसरा कन्वीनियंस भी ज़्यादा है। गांव के घर में बिजली नहीं है, कायदे के बाथरूम टॉयलेट नहीं है, मतलब एकदम गांव का घर। इलाहाबाद में हर कमरे में एसी है, बिजली है, लेकिन ये वाला घर भी उससे कन्वीनियंट है इलाहाबाद से, हर कमरे में बाथरूम है और मेंटली पीसफुल है। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से है ये, मेरी वजह से नहीं है। आज मेरे ब्रेन में जो सबसे मैक्सिमम क्यूरियोसिटी है वो डिवाइन की है। मैं पैसे कमाने के लिए पागल नहीं हो गया हूँ। अगर हो गया होता तो शायद मैंने हॉस्पिटल खोला होता और 2400 घंटे काम करा होता, बड़ी मम्मी गायनी कर ली होती और रात रात भर डिलीवरी कराती रहती, ढेर सारा पैसा कमाते, आप लोग घर पे बैठ करके शराब पीते, टीवी देखते, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते। आज हम घर पे हैं, छोटी छोटी बात पर आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, आप लोगों को शाम को बैठ कर बात करते हैं, कोई फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाते नहीं हम लोग। ये हमारी वजह से नहीं है, किसकी वजह से है? डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से। हो सकता है हम लोग मर जाएं तो आप लोगों को भी लगे नहीं यार ये ट्रेंड अच्छा था हमारे घर में जो था, शाम को पापा बैठते थे वीडियोस बनाते थे, तो शायद आप लोग भी वैसे ही कुछ करें, या हो सकता है उससे भी कुछ अच्छा करें। आज तो हम 4 लोग बैठ के करते हैं, हो सकता है आप लोग 50 लोगों को बुला करके बिठा करके डिवाइन इंटरवेंशन कराएं, सबके साथ बुक रीडिंग करें या और गहरी चीज़ें करें। तो डिवाइन इंटरवेंशन हम लोगों की लाइफ का अल्टीमेट रियलिटी ये होना चाहिए कि हर रोज़ हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए? डिवाइन इंटरवेंशन। आज जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर हम लोगों को पेन और सफरिंग मिलती है। जैसे गरिमा ने भी कहा कि मेरा भाई तो जब अमन भैया से बात करता है तो बस मुझे पेन ही देना चाहता है, तकलीफ़ देना चाहता है। तो मैंने उसके साथ MI किया कि आउट ऑफ 0 to 10 कितना देना चाहता है पेन, तो उसने कहा 10। बट हाँ, मतलब मैं तो इस चीज़ के मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, इतना ख़राब भी नहीं है, थोड़ा सा ठीक ही है, बट फिर भी हम साथ में रह रहे हैं, अच्छी चीज़ है। हम एक कमरे में बैठे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए, एक समझिए, ये कोई भी एक दूसरे को अगर पेन दे पा रहा है ना, तो इसलिए दे पा रहा है क्योंकि इस दुनिया का नेचर ही है पेन गिविंग एंड पेन गिविंग। पेन ही दुनिया का नेचर है, अपने बॉडी को सर्वाइव कराने का भी तरीका पेन ही है। अगर आपको कहीं हाथ में चोट लग जाए तो आपका हाथ नहीं हिलेगा क्योंकि पेन होगा, हाथ नहीं हिलेगा, पेन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, वो हाथ में चोट ठीक हो जाएगा। अगर आप बार बार हाथ हिला रहे हो, जॉइंट्स में अगर चोट लग गई तो सालों साल में ठीक नहीं होती, क्योंकि जॉइंट्स हिलते रहते हैं। मेरा अभी तक राइट नी ठीक नहीं हुआ है, बड़ी मम्मी का हिप खराब हो गया है। तो अगर पेन है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि ठीक है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, पेन देता है, कोई बात नहीं, यही इसी के ही पीछे कुछ सिखाने वाला चीज़ होगा। फिर भी आप मान के चलिए कि इसमें कोई डिवाइन गिफ्ट है। ये चीज़ आप उसको नहीं समझा सकते जो दुख में है, जिसको दर्द है। आप उसको थोड़ी बोल सकते हो कि यार अपनी दुख में हो तो भगवान तुमको दुख दे रहे हैं अच्छे के लिए, आप उसको नहीं समझा सकते हो। मुझे भी बहुत पेन था,
एक पॉइंट के बाद जब जनुगा आई तो ऐसा लगता है जैसे कि पेन अब मन के अंदर नहीं घुस पाता। पेन खास तौर से खतरनाक है या ख़राब है जब हम रात को सोते हैं। हमारी सोल हमको हील करने की कोशिश करती है, लेकिन हम जब दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो हीलिंग रुक जाती है। ऐसे ही है जैसे कि आप सो नहीं रहे ठीक से तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। मैंने अपने आप को ये बता दिया था, आज भी बता दिया है कि मेरे बच्चे चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी ख़राब हों, ये मेरा प्री ऑर्डेन्ड ट्रायल है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। मान लीजिए मैं सोचूं अगर ये बच्चे सुधरते नहीं हैं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, तो मैं रोज़ आपसे लड़ाई करूँगा। प्री ऑर्डेन्ड ट्रायल मतलब, प्री ऑर्डेन्ड मतलब पहले से फिक्स्ड। प्री ऑर्डेन्ड ट्रायल मतलब आपके लिए टेस्ट है। अभी अगर हम यहाँ से, अभी मान लीजिए सब काम धाम होता है सेंटर पे, सब अच्छे से हो जाता है, तो हम सब यहाँ से कहीं जाएंगे, मान लो मैं और वर्ग जाते हैं कहीं बाहर, या हम सब कहीं जाते हैं, तो हमको गाड़ी चलाना पड़ेगा। वो गाड़ी चलाना एक तरह का ट्रायल है, फिजिकल ट्रायल है यार, थकते हैं हम। ऐसे ही जब दुनिया में आते हैं और जीते हैं, इट्स अ प्री ऑर्डेन्ड ट्रायल। और एक दूसरे के साथ में बात करना, लड़ना झगड़ना, ये सब भी प्री ऑर्डेन्ड ट्रायल है। किस लिए है? ताकि आप सोल की हीलिंग पावर को महसूस कर सकें। एक वाट टेम्पल है थाईलैंड में, अंकोर का, जहाँ बड़ी मम्मी हमको ले जाना चाहती हैं मुझे। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट टीचर थे, वो डॉक्टर माइकल को बोलते हैं। एक टीचर ने मुझे कहा, लाइफ, ही सेड, इज़ ऑफर्ड एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। लाइफ क्या है? मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। इसलिए जब हम किसी और का एक्सप्रेशन को ऑटोमेट करके दिखाते हैं तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है। लाइफ इज़ अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ओनली गिविंग अस व्हाट वी सीक व्हेन वी लिसन टू द हार्ट। जो हम सीख कर रहे हैं, जो खोज रहे हैं, वो हमको मिलता है बशर्ते हम अपने दिल को सुन सकें। और लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ गौतम बुद्ध ने भी क्या सिखाया था उंगली मार के थ्रू? एक्ट ऑफ काइंडनेस। लेकिन जब कोई हमको चुभा रहा है, कोई बात हमको चुभा रहा है और हम उसको चुभा रहे हैं, तो हम इस एक्ट ऑफ काइंडनेस को भूल जाते हैं। हमारी सोल दूर अपने परमानेंट घर से, हमारा परमानेंट घर कहाँ है? वो जहाँ पर कोई डेथ नहीं होती, वहाँ से हम दूर हैं, बहुत दूर हैं। लेकिन हम खाली टूरिस्ट्स नहीं हैं यहाँ पे। आज हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को क्या दें? हायर कॉन्शियसनेस। पता है हायर कॉन्शियसनेस का साइन क्या है? गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया था, किसी वजह से बहुत नाराज़ था, इतना गुस्सा था कि उनके ऊपर थूक दिया उसने। तो गौतम बुद्ध ने पता है क्या किया? उनका कपड़ा लिया, मुंह पूछा, बोला कुछ और बोलना है आपको, कुछ और बताना हो? तो गुस्से में था, चला गया। फिर कहानी ये है कि कुछ दिन बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया। फिर आया, उसने सॉरी बोला। गौतम बुद्ध ने बोला, अच्छा आपको कुछ और बोलना है? तो बड़ा लोग मानते हैं कि ये तो बहुत ही महान आदमी है, रिएक्ट नहीं किया, बट उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस को दिखाया। जब आप देखते हैं एक जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका हुआ और गाली नहीं दे रहे हैं किसी को, तो वो एक हायर कॉन्शियसनेस का रिप्रेजेंटेशन है। जब एक कबीर जाते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में खड़े होकर के अपने सर पे डंडा खा लेते हैं, तो एक हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। अगर हम परिवार में रहते हैं और हमने किसी के साथ एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा वायलेंस किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा वायलेंस क्या होगा परिवार में? चिल्लाया, मारा, डांटना, मारना। तो उसमें एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या होगा? जैसे मैंने आपको मारा, तो उसमें एक्ट ऑफ काइंडनेस आप क्या कर सकते हैं? लेट गो। आप मुझे माफ़ कर दें। हाँ, माफ कर दो। लेकिन जो मार रहा है उसके लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या होगा? क्योंकि जो मार खाया वो तो ठीक है, उसने माफ़ कर दिया तो एक्ट ऑफ काइंडनेस हो गया, लेकिन जो मार रहा है उसके लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या होगा? उसका हायर कॉन्शियसनेस कैसे आप पहचानेंगे? अगर मान लीजिए मैंने आपको मारा तो आपने मुझे माफ़ कर दिया, ये तो आपकी बड़प्पन है। लेकिन मेरे अंदर में बड़प्पन का साइन क्या होगा? कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि अब मैं पुराने वाले कॉन्शियसनेस से और हायर कॉन्शियसनेस पे आ गया हूँ? मैं क्या करूँगा? आप माफी मांगोगे। एग्जैक्टली। हाँ, आप माफी मांगोगे। और वो भी खुद अपनी एहसास से। इनफैक्ट कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं अफ्रीका में, पता नहीं कहाँ पर, कि वो सपने में जो वायलेंस करते हैं उसके लिए जाकर माफ़ी मांगते हैं।
और मुझे लगता है एक और वजह से आजकल हम लोग उस एक्ट ऑफ काइंडनेस को बहुत ही ओछा मानते हैं, बिकॉज अब हमारा कल्चर एक मास कल्चर हो गया है, रोस्टिंग कल्चर, जिसमें हम लोग का एक फेवरेट पास टाइम है शाम को बैठ करके आस पड़ोस के लोगों की कुछ चीज़ें रोस्ट करना। स्पेशली ग्रुप्स बनते हैं हमारे पास आजकल। तो नहीं, मुझे लगता है इसमें फिर बाद में जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि भाई वो तो ऐसे ही फ़न था, मजाक था। शक्ति जी को बड़ी ख़राब लग गई थी हमारी बातें। जब वो बीमार पड़े थे तो आकर बोल रहे थे कि आपने उस दिन हमको कार में से उतार दिया, मुझे बड़ा ख़राब लगा। नहीं, उतार नहीं दिया, आपने बोला था, आपने कुछ बोला था, मुझे बड़ा ख़राब लगा। हम लोग डिवाइन बीइंग्स हैं जो दो दुनियाओं में रहते हैं, अभी परफेक्ट नहीं है। और दो दुनिया कौन कौन सी है? मटीरियल एंड स्पिरिचुअल। देवांश ने बताया कि छोटी अपनी माँ को चुप करा रही थी चाचा के मरने के बाद, लेकिन साथ ही साथ उसके बिहेवियर में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको बहुत दुख नहीं है। कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि देखो सारी दुनिया ही बदल गई। कृष्णा, हाँ, छोटी नहीं, कृष्णा। मुझे लग रहा था कि उसके बचपन की वजह से ना, से जो आदमी जितना छोटा होता है उतना ही इनोसेंट भी होता है। जैसे आपको अपनी मम्मी की डेथ का कोई भी आभास ही नहीं है, गरिमा को थोड़ा बहुत है, बब्बू को बहुत ज़्यादा होगा। वो इसलिए भी है क्योंकि छोटा बच्चा स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है। छोटा बच्चा, उसको मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा पकड़ती नहीं है, इमोशनल मेमोरीज़। कह रहे हैं ये हमारी डेस्टिनी है कि हम रोज़ इन दो दुनियाओं के बीच में शटल करते हैं। रोज़ मतलब जब सोते हैं तब जाते हैं उस दुनिया में, जब जगते हैं तो यहाँ आते हैं। उसके साथ ही साथ जब मरते हैं तो उस दुनिया में जाते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो यहाँ आते हैं। और इन सब क्या है पर्पस? खुद को मास्टर करने का मतलब एक ही चीज़ है। खुद को मास्टर करने का मतलब क्या? आपके रिएक्शंस को पकड़ करके लगाम लगा पाना। सोल रिएक्ट नहीं करती, सोल थॉट्स में भी रिएक्ट नहीं करती। इसलिए अगर मेरी अपने बहन से बात हो रही है, मेरी अपने भाई से बात हो रही है, और उस मोमेंट पर मुझे रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे अपने रिएक्शंस के ऊपर काम करना है, बजाय कि उसको समझाना कि मैंने क्या क्यों किया। मैंने जो उससे उस दिन किया था वो क्यों किया। मैंने जो टॉय के साथ खेला, या तुमको ठीक है अभी दे देता हूँ, मैं तुम्हारी टॉय लाकर अभी दे देता हूँ, ये एक रिएक्शन है। और वहीं पर ये भी एक रिएक्शन है कि तुमने मेरा टॉय क्यों ख़राब किया। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ बॉडी, बॉडी एंड बॉडी। आज मैं वहाँ बैठा हुआ था, एक पेशेंट ने मेरी फ़ोटो देखी, बड़ी मम्मी की फ़ोटो देखी, वहीं बैठा हुआ था। फ़ोटो देखकर बड़ी मम्मी को फ़ोन कर दिया। तो मैंने उसको बुलाकर दोबारा देखा पेशेंट को। क्यों? उसने देखा, फ़ोटो देखा, बॉडी ने, आँख ने कुछ फ़ोटो देखा। तो आज मैंने कहा भैया ये फ़ोटो यहाँ से हटा दो। कहाँ लगाया फोटो? वहीं बगल में लगा हुआ है फ़ोटो। हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, आपने एक टॉय को देखा, खेलने का मन कर गया, अब फंस गए उसी में, बॉडी की तरह बिहेव किया, फंस गए। खेलते खेलते मालूम पड़ा आप अपनी नाखून चबा रहे हैं, निकल गया, खून निकल गया। ये है बॉडी। बॉडी क्या करती है हमेशा? रिएक्ट। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन ऑफ योर बॉडी एंड रेगुलेटिंग इट। दो चीज़ें हैं जो आपको एक सुपर पावर की तरह इकट्ठी करनी है, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये दोनों क्लीशे लगती हैं। श्री हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैथ्स को आप मास्टर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा करके नहीं। आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कर लिया था आपने, थक गए थे। और दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन पता है किस चीज़ से होता है? जब आप एक बहुत दूर की चीज़ करना चाहते हो। कृष्णमूर्ति ने जब ये स्कूल बनाया था, राजघाट बेसिन स्कूल, इतना बड़ा सपना था कि लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है। 300 एकड़ का। और पता है किसके पास था वो 300 एकड़? गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट से खरीदा उन्होंने। सोचिए ऐसा जैसे मैं डीएम ऑफिस खरीद लूँ। तो जब आप डिटर्मिनेशन और पेशेंस रखते हैं, तब जाकर के आप अपने एवोल्यूशन को पा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी एसेंस साफ नहीं पता चल पाती फिजिकल बॉडी में। यहाँ तक कि जो भी इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ एनलाइटन मास्टर्स होंगे, उनको भी अपने बॉडी होने का, अपने ह्यूमन होने का, अपने इनकेपेबल होने का एहसास होता होगा। कृष्णमूर्ति एक बार बोल रहे थे कि क्यों मेरे मन में ये थॉट आ रहा है। जब वो मरने वाले थे उस समय बता रहे थे कि ऐसा थॉट मुझे नहीं आना चाहिए, बल्कि बीमारी के बारे में बोले थे। मैं बीमार क्यों हो गया? मैंने तो एक बहुत परफेक्ट लाइफ जी, बहुत ही बैलेंस लाइफ जीते थे, कभी चाय नहीं, कभी कॉफ़ी नहीं, सब एकदम अच्छे से जीते थे।
डेली योगा करते थे, बट उनके मन में थॉट आया कि क्यों हो गया मुझे। तो बहुत बार हमारे फिजिकल बॉडी में हमारे सोल होने का एहसास पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम होते हैं सोल ही, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता हमसे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि सर इस सीरीज़ को देखने के बाद हमको ये फीलिंग आती है कि जिनको भी हम मिस कर रहे हैं वो मरे नहीं हैं। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं यही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस किताब को पढ़ने के बाद अगर आपको ये फीलिंग आ जाए, आप लोगों को भी फीलिंग आ जाए कि बड़े पापा बड़ी मम्मी जब दुनिया छोड़ के गए हैं तो मरे नहीं हैं, वो है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। यही इस किताब का पर्पज़ है। जब आप ये सोच के चलते हो ठीक है यार मैं मर रहा हूँ, और डर नहीं लगता आपको, लगता है सोने जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो कितना कामिंग है ये। सोचिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और वहाँ पर कोई होटल नहीं है हमारे पास, वहाँ पहुँचे कमरा ही नहीं है, कहीं गाड़ी में सो रहे हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, नैनीताल जाते हैं गाड़ी में सोते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर घर है, कमरा है, एयरबीएनबी है, कितना अच्छा लगता है। हम लोग गांव नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी। जब आपको ये पता है कि चलो एक बहुत पीसफुल घर है अपने पास, तो जाने में भी आसानी लगती है, मरने में भी आसान लगता है। लास्ट में डॉक्टर माइकल कहते हैं एक दिन ऐसा होगा कि हम इस लंबी यात्रा को पूरा कर लेंगे, हम सब लोग, और हम वहाँ पहुँचेंगे अल्टीमेट स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़। यही था डॉक्टर माइकल न्यूटन का जर्नी ऑफ सोल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लाइफ, डॉक्टर माइकल न्यूटन एंड ऑल द ग्रेट मास्टर्स जिन्होंने भी मुझे इस चीज़ को पढ़ाने में हेल्प की। थैंक यू। दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।